अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शहर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नेवर एंडिंग पॉलिटिक्स और श्री राम। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इकबाल अंसारी ने फुल फेंक दिया। अबे ये वो इकबाल अंसारी है जिसके बाप ने शुरू में अयोध्या के मैटर को उलझाया। सीधी बात है, राम उनका जो राम के लिए लड़े, राम उनका नहीं जिन्होंने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए। उनका राम, अरे यार ये तुम्हारे ही राम है, इसको सबका राम ना बनाओ। जहां पर कोविड काल में ऑक्सीजन का नाम मिलना पॉलिटिक्स है, हुई थी ना पॉलिटिक्स के पीछे। जहां पर कोविड काल में जलती हुई चिताएं पॉलिटिक्स है, हुई थी ना उसके पीछे पॉलिटिक्स। तो राम मंदिर का बनना कैसे नहीं पॉलिटिक्स है यार। एक गांव को भी बनने से पहले मैंने इतनी उसमें ऊर्जा डाल दी, एजुकेशन की डाल दी, राष्ट्रवाद की डाल दी। तो सोचिए मैं कितना बड़ा काम करके मरूंगा। और वो जगह भी मैंने अपने चाहने वालों को दिखा दी है कि मेरे मरने के बाद मुझे मिशन भारती में दफन करना। तो साहब पूरे देश को नववर्ष की लाख लाख शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत मुबारक। संकल्प में नववर्ष में कोई नहीं लेता हूं, क्योंकि जीवन में हर दिन एक संकल्प है। कम से कम मैं इतना अपने लिए मान के चलता हूं। तो मेरी जिंदगी या मेरा संकल्प किसी कैलेंडर के चेंज होने से पे निर्भर नहीं होता। मेरी जो सोच है, मेरी जो विचारधारा है, वो मुझे मजबूर करती है कि मैं रोज मेरा जीवन एक संकल्प हो। तो आज बात करेंगे किसकी? उसी मुद्दे की जो पूरे राष्ट्र के दिल के बड़ा करीब है, बड़ा अजीज है, आने वाले वक्त में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण होगा। देश की दिशा धारा तय करेगा, समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित करेगा, दोनों पर अपनी छाप छोड़ेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 22 जनवरी की, रामलला की, राम मंदिर की, अयोध्या नगरी में, अयोध्या धाम में। और इसके साथ आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे मेरे एक मिशन की, जिसका नाम है मिशन भारत। जिस तरह अयोध्या धाम, रामलला आप लोगों के दिल के बड़े करीब हैं, मेरे भी करीब हैं, इसी तरह मिशन भारत मेरे दिल के बहुत करीब है। जो नए साथी जुड़े हैं इसके बारे में उनको ज्यादा नहीं पता है। आज थोड़ा सा विस्तार पे आप लोगों को विस्तार से मिशन भारत के बारे में बताऊंगा और एक अपील भी करूंगा और मिशन भारत को लेकर एक घोषणा भी करूंगा। तो इसी मुद्दे पर आज होगी बात और दोनों बहुत ही पॉजिटिव मुद्दे हैं। तो वीडियो वक्त निकाल के जरूर देखिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब आज से कुछ दिन पहले, एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट, अभी 3-4 दिन पहले जब यूएई ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट के अगेंस्ट भारत से रुपया लेना अलाउ कर दिया था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने नजरिए से नरेंद्र मोदी जी का विजन आप लोगों को बताया था। आज से 4-5 दिन पहले सुनिए कि उसी वीडियो का एक छोटा सा अंश आप लोगों को पुनः क्यों सुना रहा हूं। पहले सुनिए फिर बताता। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब। यही बात मुझे मोदी जी की पसंद है कि वो आदमी या उनकी सरकार भविष्य भी साथ लेके चल रही है अपने इतिहास के, यानी इतिहास पर भी काम हो रहा है और भविष्य पर भी काम हो रहा है। सुना साथियों, जब माने नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे, किस लिए पहुंचे? वहां के इंतजामात देखने के लिए और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। जी हां, तो सुनिए माने नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा अपने नजरिए से, अपने विजन के बारे में। फिर तुलना करिएगा रिजवान अहमद जो नरेंद्र मोदी जी के विजन के बारे में आप लोगों को बोल रहा था, और नरेंद्र मोदी जी स्वयं जो अपने विजन के बारे में आप लोगों को बोलना है, दोनों की तुलना करिएगा, देखिएगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए
आगे बढ़ रहा है। देखा साथियों, आज से 4 दिन पहले आपके भाई ने जो बताया था किस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। देखो यार, राष्ट्र बहुत बड़ा है, 70 साल फजियत हुई है, काम भी हुए हैं, फजियत भी हुई है। ये सब जानते हैं कि फजियत ज्यादा हुई है, तो ये 7-10 वर्ष में काम निपटने वाला नहीं है। कोई भी सरकार दी परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी कानून दी परफेक्ट नहीं होता है। हर सरकार में कमियां होती हैं और हर कानून में कमियां होती हैं। सरकार भी अपने पावर का कभी कभी दुरुपयोग करती है, कानून भी अपने पावर का कभी कभी दुरुपयोग करता है। बस हम लोगों को, एक आम नागरिकों को यह देखना पड़ता है कुल मिलाकर कि रिलेटिवली, तुलनात्मक, कौन बेहतर है और कौन इस राष्ट्र के लिए बेहतर कर रहा है। तो यही बात आपके भाई ने बोली थी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मौजूदा सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं ये मानता हूं कि अगर वो सब ठीक रहे, ठीक से मेरा मतलब हेल्थ रहे, तंदुरुस्ती रहे, तो 2029 में भी नरेंद्र मोदी की, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की वापसी होगी टिल 2034। 85 साल के आदमी आप कहीं भी अंतरराष्ट्रीय उठा के देख लीजिए, स्टेट ऑफ हेड रहे हैं, नरसिम्हा राव जी रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं। मैं ये मानता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 10 साल की इनिंग और खेलनी पड़ेगी या खेलनी चाहिए, टू द कंडीशन उनकी सेहत, उनका सब चीज कुशल मंगल रहे। अब आगे चलते हैं तो साहब, एक विवाद छिड़ा हुआ है कि किसके राम, सबके राम या अपने अपने राम। इसी बीच मैंने 2 चैनल्स को देखा, वो इकबाल अंसारी ने नरेंद्र मोदी जी के, और आज इकबाल अंसारी ने, जो कि आप जानते हैं बाबरी मस्जिद की तरफ से केस लड़ने वाले रहे हैं, उन इकबाल अंसारी ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा की है। तो इकबाल अंसारी का पुष्प वर्षा करना यह दिखाता है कि यहाँ का जो एक बड़ा तबका है माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला, वो भी अयोध्या में बन रहे इस विशाल मंदिर के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके विजन, उनकी दृष्टि के साथ खड़ा हुआ है। कि गाड़ी पर फूल बरसाए इकबाल अंसारी ने, तो साहब सबने बोला देखो सबके राम, इकबाल अंसारी देखो फूल फेंक रहा है, इकबाल अंसारी फूल फेंक रहा है। यार 1 जनवरी को हिंदू, एक बात बोलूं आपसे, यार आप लोग बीच बहुत जल्दी जाते हो यार, ये इतनी समस्या है आप लोगों के साथ, इतना चिढ़ता हूं मैं इस बात से। यार आप लोगों को कोई भी नए नव वर्ष में संकल्प करना है, कर लो जो करना है, एक राष्ट्र के नजरिए से और धर्म आस्था के नजरिए से एक आप लोगों को संकल्प करा दूं कि यार आओ 1 जनवरी को हिंदुओं, तुम यार मेरे भाइयों, आप संकल्प करो कि किसी की धर्म, आस्था, मानता, अकीदा को खंडित नहीं करोगे, उसे हानि नहीं पहुंचाओगे, उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, लेकिन तुम्हारी आस्था, अकीदा, तुम्हारा मानता को जो खंडित करेगा उसका पिछवाड़ा तोड़ दोगे। यार संकल्प लो 1 जनवरी 2024 को कि धर्म आस्था के नाम पर यार ठोक के, डंके की चोट पर हनक के जियोगे। यार संकल्प लो 1 जनवरी को तुम लोग यार 2024 को कि तुम्हारी आस्था और उस पर जब बात आएगी तो तुम पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगे, तुम सेकुलर एंगल से करेक्ट नहीं होगे। जो तुम्हारी आस्था, तुम्हारे राष्ट्रवाद, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारी मान्यताओं को खंडित करेगा, उसको बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के, बिना किसी हिचक के, जैसे भी हो उसको तुम उसी टाइम ठोकोगे, भले जुबान से ठोको, भले कान के नीचे एक धर के। इकबाल अंसारी ने फूल फेंक दिया। अबे ये वो इकबाल अंसारी है जिसके बाप ने शुरू में अयोध्या के मैटर को उलझाया, उसके बाद उसके बेटे इकबाल अंसारी ने उलझाया। ये तब ना उलझाते तो बीच में इतने लोग कूदते ना, और इसका फैसला कब का कब हो गया होता। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से ना जाने कितने लोग इस लड़ाई में कूद गए, और ये राष्ट्र हित का, एक राष्ट्र गौरव का, एक राष्ट्र की पहचान का एक काम, एक सांप्रदायिक मुद्दा रह गया इसके अंसारी परिवार के चक्कर में। फूल फेंक दिए साहब, गोद में बिठा लो अंसारी को। तुम लोग बीच पहुंच जाते हो। जब तक इकबाल अंसारी नरेंद्र मोदी पे फूल नहीं फेंकेगा, ये सबका राम नहीं होगा, है? जब तक शहजाद रशीद कश्मीर की तारीफ नहीं कर देगी, कश्मीर में शांति नहीं आएगी, जो मैंने पिछली बार बोला था।
तुम लोगों को यार पता नहीं कहां से तुम्हारी हनक है कहां यार, कि सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यूं दिखाने लगते हो सर्टिफिकेट मिल गए। अरे मेरे बस में अगर हो तो इस इकबाल अंसारी को प्राइम मिनिस्टर के रूट में खड़ा न होने दूं, और राम मंदिर के हाथे की इसके और इसके खानदान के किसी आदमी को राम मंदिर के हाथे के पास ना आने दो। अभी बता रहा हूं 5 तारीख को जाके देख लेना, उद्घाटन में बैठा हुआ मिलेगा तीसरी लाइन में। क्यों साहब? क्योंकि वो इकबाल अंसारी है जिसने राम मंदिर के मैटर को उलझाया था। तो ये जो मैंने संकल्प बताया है ना, आज ये संकल्प लो, किसी के किसी की मानवता का मजाक ना उड़ाओ, किसी को खंडित ना करो, लेकिन तुम्हारी जो करे ना उसका पिछवाड़ा करो, ना शर्म करो, ना लिहाज करो, ना हिचको, ना कोई व्यवहार रखो। तो ये एक तो संकल्प कर लो कि किसी पर डिपेंडेंट ना रहो सर्टिफिकेट पर। बात है किसके राम? डंके की चोट पर बोलता हूं, उसके राम जो मंदिर के लिए लड़ा। आप उसको तुम भाजपा मान लो, बीएचपी मान लो, जिन्होंने मंदिर के लिए चंदा दिया उसको मान लो, जो चाहते थे मंदिर बने उसको मान लो, जिन्होंने यहां पर जब गोली चली अयोध्या में अपनी जान दी उसका राम मान लो, जो कृष्ण कुमार पांडे साहब जिन्होंने ताला खुलवाने का आदेश दिया, और उस टाइम हमारी सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, हमेशा मैं मानने लगा था उनके नाम के आगे, उन्होंने एक नोट लिख के भेजा हुआ एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने आदेश दिया था। किस बात का आदेश दिया था? कि रामलला के दरवाजे खोले जाएं पूजा के लिए। उनको एलिवेट नहीं करा एज हाई कोर्ट जज। क्यों? क्योंकि उस टाइम शायद बीपी सिंह साहब की सरकार थी, उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार आई तो उनको एलिवेट करा गया। शुरू में इस मारे उनको सीनियर होते हुए एलिवेट नहीं करा गया क्योंकि उन्होंने रामलला के दरवाजे खुलने का आदेश दिया था। उनका राम, अरे यार ये तुम्हारे ही राम है, इसको सबका राम ना बनाओ। तुम लोग ये झूठे सेक्युलरिज्म, झूठे पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी काहे कराते रहते हो यार। अब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 140 करोड़ लोग अपने घर में दिया जलाएं। अब ऐसी की तैसी ना जलाएं, सीधे सीधे बोले कि राम लला पर आस्था रखने वाले जलाएं। हम किसी से कह ही नहीं रहे, क्यों कह रहे हैं 140 करोड़ आदमी से? सीधी बात है, राम उनका जो राम के लिए लड़े, राम उनका नहीं जिन्होंने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम उनका नहीं जिन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है ये 2019 के चुनाव के बाद खिसका दिया जाए, राम उनका नहीं जिन्होंने ये तक कहा था यहाँ शौचालय बना दिया जाए, राम उनका नहीं जिन्होंने कहा था यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया जाए। काहे को 140 करोड़ का राम यार? वो कोई मानने को तैयार नहीं है। आप जाके उनको माला पहनाने लगते हैं सेक्युलरिज्म की और राम की। कोई राम या भारत माता किसी की मोहताज है क्या? राम उनका जो राम में यकीन रखते हैं, राम उनका जो राम का सम्मान करते हैं, राम उनका जो राम के लिए लड़े, राम उनका जिन्होंने राम के लिए जान दी, राम उनका जिन्होंने राम के लिए अपना अस्तित्व भारत में दांव पर लगा दिया कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा चैन से नहीं बैठेंगे। पॉलिटिकल होता है तो होता रहे, अगर कोई अच्छा काम पॉलिटिकल होता है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों सफाई देते हो पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं है? अबे तुम्हारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र है, कहो हाँ पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स क्या होती है यार? समाजी का तो हिस्सा है पॉलिटिक्स भाई। पॉलिटिक्स कोई अलग से थोड़ी उड़ती हुई आती है, हर चीज पॉलिटिक्स है। जहां पर कोविड काल में ऑक्सीजन का नाम मिलना पॉलिटिक्स है, हुई थी ना पॉलिटिक्स उसके पीछे। जहां पर कोविड काल में जलती हुई चिताएं पॉलिटिक्स है, हुई थी ना उसके पीछे पॉलिटिक्स। तो राम मंदिर का बनना कैसे नहीं पॉलिटिक्स है यार? बिल्कुल ना शर्माओ, डंके की चोट पे बोलो पॉलिटिक्स और हम इसके लिए लड़े और ये राम हमारे हैं। जो वहां विराजमान हो रहे हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो हमारे हैं। तुम्हारे जो भी हो उनके अपने पास रखो, लेकिन तुमने इस राम का समर्थन नहीं किया था, ये डंके की चोट पर बोलना है। ये होती है हनक। लोग हमसे पूछते हैं ना हनक क्या होती है, ये होती है हनक। तो अपने अंदर 1 जनवरी को मेरे साथियों ये हनक पैदा करो जो राम पर यकीन करते हो। ठीक बिगड़ा हुआ अब देखो ना, पहले अब लोग हर चीज़ को पॉलिटिक्स की एक नज़रों से देखेंगे। चाहे अब वो इकबाल अंसारी आया है, अब लोग पॉलिटिक्स करेंगे कि यार ये पीछे क्या सीन है। अगर मतलब कि अभी तक ये केस चला है एक राम मंदिर का, तो ये बंदा क्यों आया? क्योंकि इसकी वजह से स्टार्ट हुई यार चीज़ें। तो वो लोग एक पॉलिटिक्स की नज़र से देखेंगे कि यार इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है, ये क्यों इन्होंने इसको इंटर होने दिया। कुछ मतलब के क्रोध में भी आएंगे, कुछ चीज़ें और भी करेंगे, लेकिन कम से कम चीज़ें हो चुकी। वो चीज़ों को मैं तो भाई, मेरा जब भी एक मतलब के रिव्यू है ना, यही है कि लोगों को वो चीज़ें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हो गई सो हो गई। अब लोग उस पर ना तो पॉलिटिक्स करें और ना ही इस एक मतलब के चीज़ में घुसें कि वो एक चीज़ फिर से बिगड़ जाए।
नहीं बिगड़ तो खैर आप नहीं सकती इसमें, कोई इस तरह का आप सीन नहीं है कि कोई बिगाड़ेगा, क्योंकि आप बहुत एंड तक जो है ना वो काम हो चुका है, और बहुत सारे लोग जो है ना इस उलझन से अपने आप को भाई निकाल भी चुके हैं। अगर देखा जाए तो सर रिजवान की भी बात ठीक है कि आप जो है ना वो जख्म जो है ना वो इतनी जल्दी भूले ना करें, आप उनको कम से कम याद रखा करें, हाँ उनके बारे में बात ज़रूर करता रहा करें, ताकि अगले बंदे को भी एहसास हो कि भाई अगले के अंदर ऐसा कुछ है। अब जिस तरह इन्होंने उलझाए मामले सारे, ये एक बहुत पूरा एक गैंग था जो कि इधर ही रहता है, इधर अयोध्या में ही, और उनका जो है ना वो मतलब सब आप जो है ना वो आगे पीछे दौड़ेंगे, ठीक है, कि हम जो है ना वो फूल बरसाएगा, किसी को इनविटेशन भेजे जाएंगे कि आ जाएं आप। लेकिन एक तरह का वो दो इसके जो है ना वो पहलू, एक पहलू तो यही है कि आप अपने जो है ना वो मतलब उसको जताते रहें कि भाई आपने ये किया था, लिहाजा आज आप देख लो, ताकि उसको भी थोड़ी शर्म आती रही। एक ये है कि उसको खुले दिल से कबूल कर लें कि भाई ठीक है, जो आपने करना था कर लिया, ये आप होना ही होना था, ये हमने कर दिखाया, लिहाजा आप जो है ना वो अब आप इसके ऊपर बात ना नहीं। अब इसके दो पहलू और भी, आप देखो ना वो अब आया है, फूल भी वो बरसा रहा है। अब लोगों के आप यही समझ लें कि लोग एक मतलब के प्योर हैं, लोग कुछ नहीं चाहते, लोग यही चाहते हैं भाई जो भी आए वेलकम वेलकम। मेन बात सर रिजवान का करने का मकसद भी यही था कि मतलब कि आप चीज़ें भूल जाते हैं, लिहाजा आप चीज़ ना भूलें। तो बात मतलब कि कुछ हाँ था कि ठीक भी है, कुछ गलत भी है कि अगर वो आता, अगर चार लोग उसको बोलते कि यार आप इधर ना आए, प्यार से समझाते, तो वो बात और ऊपर चली जानी थी कि यार ये क्यों बोल रहे हैं। अगर वो आया भी है, चलो एक मतलब के खली वली एक माफ करना चाहिए, एक सीखनी चाहिए चीज़। एक बंदा खुल के आ जाता है, मैक पकड़ के आता है कि भाई हमारे पूर्वज जो है उन्होंने गलती की, ठीक है ना, और हमसे भी गलती हुई, लिहाजा हमें जो है ना आप सारे जो बैठा हुआ मजमा भाई हमें माफ कर दे, हमने बहुत बड़ी गलती की। फिर तो आप कहते हैं कि उसको जो है ना वो सीने से फिर भी लगाना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है भैया आ जाओ, ठीक है, इस तरह का सीन भी हो सकता है। लेकिन ये कि यार जो भी पीछे हो गया सो हो गया। अब जो है ना वो मतलब जिस तरह अब मोदी जी का भी एक नारा है कि भाई वो सब के हैं और वो हकीकत में है सब के, लिहाजा इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी आप जो है ना वो दोबारा स्टार्ट होगी। उसके पीछे यार वजह ये है कि अब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके। लोग कहते हैं कि हम जो है ना वो इन चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, जो एक रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो, अपना जो है ना वो एक और बड़े काम है उनके पीछे लगो, ये तो चल नहीं है, ये है अब है, इस हकीकत को भाई माने और आगे जो है ना वो खैरी करें। बाकी भी उन्होंने पीएम मोदी जी के ऊपर जो बात की थी कि वो भाई हमेशा भविष्य को जो है ना वो लेके चलते हैं, मतलब अपना जो एक उनका ज़ाहिर बात एक पूरी एक हिस्ट्री या पूरा सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, पड़ा है या एक है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ जो है ना वो आगे हासिल भी किया जा सकता है। लिहाजा उनके ये एक थिंकिंग अच्छी है कि वो इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं और वही आज का जो रिजल्ट हमारे सामने भी आ रहा है। नहीं सेम सोच है आगे की भी, मतलब कि हर चीज़ को संवारना भी, एक पीछे भी आगे भी, हर चीज़ों को बराबर लेकर एक देखा जाए ना, अगर एक हुकूमत ने और अगर देखे तो वो हमें नहीं लगता, हम तो यही चाहते हैं जिस तरह वो कैरी कर रहे हैं कि वो भाई 2024 के बाद 29 के बाद 35 तक भी जाए लेकिन ये कि हर इंसान की एक लिमिट है, चाहता कोई भी नहीं। अब कोई भी लीडर एक अच्छा है ना तो उसके पीछे जो भी अवाम या जनता होती है उनकी यही है कि भाई अब ये जो है ना वो मतलब चलते ही रहे, कैरी रखे। लेकिन ये कि वो एक ना एक दिन ज़ाहिर बात है, लेकिन वो अपने पीछे अपने तरह के हज़ारों करोड़ों जो है ना वो हज़ारों लाखों कह ले कि वो तैयार करके जाते हैं और वही आके चीज़ों को कैरी करते हैं और वो उस विजन, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपने अपनी कौम को विजन कौन सा दिया है तो वो लेके चलते हैं वो। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।